जय मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आइकॉन में जाकर के बेल आइकॉन में जाकर के उसको आप ब्लैक कर दें ताकि सारे वीडियो हमारे मिलते रहें। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ वर्षों से भारत के पड़ोस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पड़ोसी देशों का जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है और मैं समझता हूं कि बाइडेन सरकार आने के बाद कुछ देशों से दूरियां बनी हैं और चाइनीज इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। इस कारण से भी हुआ है। अब ट्रंप सरकार आ गई है। ट्रंप सरकार के आने के बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और पड़ोसी देशों को इग्नोर करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। अटल जी ने कहा था कि शत्रु बदले जा सकते हैं, मित्र बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। और इसलिए हमें नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे हैं उनके एटीट्यूड को समझना पड़ेगा कि भारत का अपने पड़ोसियों के साथ और पड़ोसी देशों का भारत के प्रति क्या रवैया है। पड़ोसी देशों के साथ अगर भारत के संबंधों को देखें तो बड़े खट्टे मीठे अनुभव दिखाई देते हैं। हमारे पड़ोस में शत्रु और मित्र दोनों प्रकार के देश हैं और भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी भी रही है। हालांकि कोई खास असर इसका देखने को आजकल मिल नहीं रहा है और छोटे छोटे देश भी आंख दिखा रहे हैं, चाहे मालदीव का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, नेपाल का मामला हो। एक प्रकार से देखें तो इन सारे देशों को मिलाकर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सार्क की संकल्पना के साथ उसका विस्तार किया गया था, विकास किया गया था, सार्क देशों की एकजुटता का जो प्रयास भारत करता रहा है लगभग वो भी व्यर्थ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश, मालदीव हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये मित्र देश रहे हैं हमारे, लेकिन आजकल इनके साथ भी हमारे संबंध बहुत सामान्य नहीं है। और इसके कारण चाहे भारत की विदेशी नीति हो, चाहे कूटनीति जिम्मेदार रही हो, या मैं समझता हूं कि भारत की विदेशी नीति और कूटनीति से ज्यादा जिम्मेवार कोई है तो वो हमारा पड़ोसी देश चीन है, पाकिस्तान है। इनका जो गठजोड़ है, इनके जो प्रयास हैं और साथ में अमेरिकी पैतरेबाजी भी कुछ हद तक जिम्मेवार रही है, खासतौर से बाइडेन सरकार के दौरान। अमेरिका की एक वामपंथी सोच वाली सरकार बाइडेन की मानी जाती रही है और ट्रंप के आने के बाद निश्चित रूप से यहाँ की परिस्थितियां बदलेगी और इन परिस्थितियों से भारत को बड़ी उम्मीदें भी है। ट्रंप सरकार और बाइडेन सरकार के तमाम विषयों में बहुत प्रकार के बुनियादी बदलाव के संभावनाएं भी लोग तलाश रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। भारत के और पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, अगर संबंधों पर नजर डालें तो बड़े पुराने और ऐतिहासिक संबंध दिखाई देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा था। एक रिलीजियस डिवाइडेशन के कारण हमसे अलग हो गया और आज यही दो देश हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। नेपाल जो एक हिंदू राज्य था, हिंदू सिविलाइजेशन वाला देश है, हिंदू कल्चर वाला देश है, वो भी वामपंथियों की मकड़ जाल में फंस करके, वामपंथी हवा का शिकार हो करके आजकल अपने पुराने कल्चर से हट करके भारत विरोधी कल्चर पर काम करने लगा है। श्रीलंका, हालांकि वो बुद्धिस्ट देश है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाइना हो, ये सब बुद्धिस्ट देश है, लेकिन श्रीलंका में अभी पिछले समय में ही
वहां वामपंथी विचारधारा की सरकार आई है, इसलिए आने वाले समय में बहुत अच्छे तालमेल की संभावनाएं नहीं है। म्यांमार से भी भारत की सुरक्षा के खतरे इन्फ्लुएंस को लेकर, बॉर्डर इन्फ्लुएंस को लेकर के रहते हैं। और चीन तो सबसे बड़ा खतरा है ही, इसमें कहने की दो राय नहीं है। अफगानिस्तान और मालदीव ये दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कुछ हद तक इनसे हमारे संबंध बनते बिगड़ते रहे, खासतौर से मालदीव आजकल चर्चा में रहता है। संबंधों के बनने बिगड़ने का आधार क्या है? इसको, जैसा कि मैंने बताया कि सभी पड़ोसी देशों से ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक संबंध बड़े पुराने समय से चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता इस प्रकार से उभर करके सामने आई है जिसने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को पूरी तरह प्रभावित किया है। और संबंधों को बनने बिगड़ने के पीछे युद्ध भी एक कारण रहे हैं, क्योंकि चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, इनके साथ जो लगातार युद्ध लड़े गए उसके कारण भी संबंध नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं। एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि संघर्ष को सहयोग में बदलने की क्षमता है क्या? क्योंकि यह बहुत जरूरत है कि एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कोऑपरेशन, जब तक ये एबिलिटी डेवलप नहीं होती है इन राष्ट्रों में कि जो संघर्ष छोड़कर सहयोग के रास्ते पर नहीं आ सकते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे बदमाश देश संबंधों को सामान्य होने में एक बड़ी रुकावट भी है। इन्हें ओवरटेक करना होगा, इन्हें ओवरटेक करके आगे बढ़ना होगा और साम दाम दंड भेद अपने पड़ोसी देशों को सहयोग की स्थिति में लाना होगा। और सहयोग की सार्थकता को सिद्ध करने की क्षमता वाला नेतृत्व भी चाहिए। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को उसी रूप में देखा जा रहा है। एक बात और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बड़े भाई का अहंकार भी कहीं बाधा तो नहीं है, कोई बाधा हो सकती जो बिग ब्रदर एरोगेंस है कि भारत इस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर मामलों में बड़ा है, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामरिक हो, विकास का मामला हो, इसलिए बड़े होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, छोटे देशों के नखरे झेलने पड़ते हैं। यदि दबाव बनाने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से ये जो छोटे देश है ये छिटक कर किसी और की गोद में जा सकते हैं और जा रहे हैं। और यही शायद कारण है कि सार्क की असफलता जो दिखाई दे रही है, भारत को अपने एरोगेंस से ऊपर उठ करके बड़े देश, बड़े भाई होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। ऐसी समझ और परिस्थिति की आवश्यकता भी है। भारत अपने पड़ोसी देशों की उपेक्षा की कहीं न कहीं कीमत भी चुका रहा है। निश्चित रूप से इंडिया इज पेइंग द प्राइस फॉर निग्लेक्टिंग इट इज नेबरिंग कंट्रीज। चाहे कूटनीतिक सौदेबाजी की बात करें, डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग हमारा हर पड़ोसी कर रहा है। सीमा विवाद चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जितने भी हमारे लैंड बॉर्डर है सब पर सीमा विवाद है और ठीक से हल नहीं हो पा रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। हिंदुओं के विरुद्ध पड़ोसी देशों में हिंसा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश में अभी जो देखने को मिला है, आने वाले समय में और कुछ देशों में मिल सकता है। और ये बड़े राष्ट्रों के, शक्तिशाली राष्ट्रों के गोद में बैठकर भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, खास तौर से चीन जैसे देश की गोद में बैठ करके। और यही नहीं, इन्होंने अपने यहाँ जैसे आप म्यांमार की बात करो, श्रीलंका की बात करो, और भी कई देशों के नाम आते हैं बीच बीच में कि इन्होंने लीज पर जमीनें दे रखी हैं, उनको बंदरगाह दे रखा है। ये सब क्षेत्रीय सुरक्षा को बाधित करता है। हालांकि पड़ोसी देशों के दुश्मनी के कई कारण हैं, अनेक कारण हैं, उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट का एक बड़ा कारण है कि किस तरीके से बॉर्डर क्राइसिस हमेशा लगातार बनी रहती है, इंटरनल इन्फ्लुएंस और इंटरवेंशन होता रहता है, विशेष रूप से चीन की ओर से। और आर्म रेस चल रही इस रीजन में, चीन और भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ एक प्रकार के कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है जो कभी यूरोप में और उसमें हुआ करती थी। मिलिट्री इंगेजमेंट भी बीच बीच में होता रहता है। अभी आपने देखा कि चाइना के साथ भारत ने डिसएंगेजमेंट पर एक समझौता भी किया है, लेकिन ये कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता है।
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपरमेसी के लिए भी संघर्ष है, स्ट्रेटेजिक बैरियर्स लगा रहे हैं। चाइना भारत को चारों तरफ से स्ट्रेटेजिक बैरियर्स में बांधने की कोशिश कर रहा है, थ्रू इंडियन ओशन और तमाम देशों को मिला करके। और कश्मीर हो, लद्दाख हो, अक्साई चीन हो, गलवान हो, डोकलाम हो, तवांग हो, बहुत सारे ऐसे विवादित क्षेत्र हैं हमारे देश के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो समस्या को लगातार बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि यहां पर अब भरोसे और विश्वास की आवश्यकता है। इंडिया ए नीड फॉर ट्रस्ट एंड फेथ। भारत को भी भरोसे और विश्वास की आवश्यकता है। आज समय ऐसा है कि कोई भी देश किसी देश पर अलोकतांत्रिक तरीके से दबाव नहीं बना सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता। जिस तरह पहले होता था, अब सेना भेजकर विजय अभियान चलाना और साम्राज्य विस्तार करना, ये सब बीते दिनों की बात हो गई। आज राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक प्रयास करके अपने प्रभाव स्थापित करने की कोशिश होती है और इसलिए अपने पड़ोसी देशों को विश्वास में, भरोसे में लेकर के संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। भारत के कूटनीतिक प्रयास हालांकि उस दिशा में लगातार चल रहे हैं। नेहरू जी से लेके मोदी जी तक के कार्यकाल का अगर वो करें तो मैं समझता हूं कि भारत इस समय विदेश नीति और कूटनीति के स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर दिखाई देता है। उसके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे निर्मित कर दी गई जिसका लाभ नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों को यह भी लगता है कि क्या उभरता हुआ भारत पड़ोसियों के लिए कोई निहितार्थ है। भारत शक्तिशाली होता है, समृद्धशाली होता है, विकसित होता है तो पड़ोसियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा। भड़काने वाले भड़काते भी हैं कि ये खा जाएगा, आपको निगल जाएगा भारत। लेकिन देखिए, इमर्जिंग इंडिया है, इमर्जिंग इंडिया आर देयर एनी इम्प्लीकेशंस फॉर ए नेबरिंग कंट्रीज या नेबर्स, ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर भारत मजबूत होता है, भारत का जो स्वभाव है, ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत में सहयोग की क्षमता होगी तो वो अपने पड़ोसियों को सहयोग करेगा, उनको दबाने की कोशिश नहीं करेगा, उन्हें तकनीकी सहायता देगा, उनके घरेलू विकास में मदद करेगा, रोजगार और तमाम चीजों की संभावनाएं पैदा करेगा। भारत हमेशा देना जानता है, लेना नहीं जानता है। हाँ, उसको डरा करके दक्षिण एशियाई देशों में एक नेतृत्व और क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की कोशिश जरूर हो रही है। पॉलिटिकल सुपरमेसी का गेम यहां चल रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन करने की कोशिश हो रही है, मिलिट्राइज साउंड बनने की होड़ मची हुई है, बैलेंस ऑफ पावर पर लगातार काम कर रहे लोग, आर्म रेस इस प्रकार के चल रही है और डिस्प्यूट और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की लगातार कोशिश कर रही है और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है चीन का। लेकिन ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ बदलने वाला, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पर हम विश्लेषण आज कर रहे हैं। ट्रंप ने चुनाव में हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया था और परिणाम उनके अनुकूल आया है। एक बड़ा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। ट्रंप ने बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद वहां अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए गए, उनको मारा काटा गया, जलाया गया, उनके ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार हुए, ट्रंप ने उसका भी विरोध किया था और यह भरोसा दिया था कि सत्ता अगर हमारी सरकार आती है तो इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में हम सहयोग करेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियों का हम विरोध करेंगे। ट्रंप मोदी को भी अपना मित्र बताते हैं और भारत के प्रति पूरी नरमी उन्होंने अपने इस चुनाव के कार्यकाल में पूरी दिखाई है। हालांकि ट्रंप के आने से वामपंथी खेमे में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। वामपंथी खेमा प्रबल विरोधी है ट्रंप का, राष्ट्रवादी खुश है। अब अगर वामपंथी खेमा कमजोर होता है तो इसका लाभ भी वर्तमान सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा। ट्रंप भारत को महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से भारत के पड़ोस में वह हमारी नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे और भारत विरोधी साजिशों को कमजोर करने में भारत को मदद मिलेगी। और यह संभावनाएं फिलहाल अभी बनी हुई हैं, जब तक कि ट्रंप अपने शासनकाल के, दूसरे शासनकाल के 4-6 महीने आगे नहीं निकल जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी,
उनके विषय क्या होंगे, उनके कार्यक्रम क्या होंगे, उनका दृष्टिकोण क्या होगा, खास तौर से भारत के प्रति, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति और एशियाई महाद्वीप के प्रति, ये समझना बहुत आवश्यक होगा। इसका इंतजार करना भी आवश्यक होगा। और हालांकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध भी बंद करवाने की बात कही है, मिडिल ईस्ट में भी शांति की बात कही है, उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में शांति और सुरक्षा की कई बातें कही है। अगर वो अमल करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा एशिया को मिलेगा, और खास तौर से भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में इसके असर दिखाई देंगे। आज इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी टीम को मोटिवेट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।